आइए आज हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसमें क्या बताया गया कि रासायनिक संयोग के नियम से हम लोगों ने इसके पहले हम लोग पढ़ा कि रासायनिक संयोग से क्या बनते हैं, सब्सटेंस यानी पदार्थ बनते हैं। अब रासायनिक संयोग में क्या बताया गया कि रासायनिक संयोग में पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ है, और वो अति सूक्ष्म कण कैसे होते हैं, अविभाज्य होते हैं, इसे हम विभाजित नहीं कर सकते। इन्हीं अविभाज्य कणों को डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन ने बताया कि ये परमाणु है, क्या ये एटम्स हैं, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो होते हैं उसे क्या कहा इन्होंने कि ये एटम्स होते हैं, क्योंकि एटम्स एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है, जिसे एटोमियो कहा गया। क्या कहा गया, एटोमियो कहा गया। एटोमियो मीन्स क्या होता है, जिसे काटा ना जा सके, मीन्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और फिर इसी के आधार पर जो उन्होंने अपना पॉइंट रखा, जो विचार रखा, वो कुछ इस प्रकार है, जो कब दिया था इन्होंने, इन 1808 में इन्होंने दिया था। और ही पब्लिश्ड a new system of chemical philosophy in which he proposed the following points. All substances are made up of tiny individual particle called atoms. इन्होंने क्या बताया कि जो सब्सटेंस बने होते हैं, जो पदार्थ बने होते हैं, वो किससे होते हैं, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने। जो द्रव बना होता है किससे, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के। मीन्स हम ये मान लेते हैं कि ये क्या है, ये हमारा एक द्रव है। क्या है ये द्रव। अब किससे, ये अति सूक्ष्म पार्टिकल्स, किससे, ये किससे, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से मिलकर के बना है। और इसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को इन्होंने, किसने, डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन ने बताया कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या है, ये एटम होते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बताया इन्होंने, एटम्स बताया, ठीक है। फिर क्या कहा, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज, मास एंड अदर पार्टिकल्स। इन्होंने क्या बताया कि जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो किसके, सेम एलिमेंट में, यानी एक प्रकार के द्रव में, एक प्रकार के पदार्थ में एटम्स कैसे होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। उनका शेप, साइज, मास और अदर उनके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, समान जैसे। फॉर एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पर इसमें लेते हैं, क्या ले लें, H2Cl2, क्या है। अब H2 क्या है, ये एक प्रकार का मॉलिक्यूल्स है, एक सब्सटेंस है। अब ये किससे मिलकर के बना है, ये H+H। अब ये जो H ये क्या है, इसी H को हम क्या कहते हैं, इसी H को हम एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम। और इसे भी क्या कहते हैं, हम एटम्स कहते हैं। अब इन दोनों का जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे हैं, इन दोनों के प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं, सेम होते हैं। प्रॉपर्टी कैसे होते हैं, इन दोनों के प्रॉपर्टी कैसे होंगे, सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। इनका साइज भी एक होगा, इनका शेप भी होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे आगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, प्रोटॉन 1 होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन 1 होता है। तो इसका शेप, साइज कैसा होगा, एक जैसा होता है, प्रॉपर्टीज इसके एक होते हैं। तो यही बताया गया कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज, मास एंड अदर पार्टिकल्स, ठीक है, एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। नेक्स्ट क्या बता रहा है, नेक्स्ट बताया गया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। इन्होंने क्या बताया कि भिन्न पदार्थों में एटम्स कैसे होते हैं, भिन्न प्रकार के होंगे। जैसे हम ले लेते हैं क्या पता है कि एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। क्या पता है कि एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। अब हमारा एक तत्व क्या हो गया, एक तत्व हमारा हो गया H2 हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हम क्या लेते हैं भाई, O2 ले लेते हैं। एक तत्व हमारा H2 हो गया, दूसरा क्या हो गया, O2 हो गया। अब H2 का जो सूक्ष्मतम पार्टिकल्स है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, वो क्या है, H है। और O2 का क्या है, O है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर भाई 1 होता है। कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो दोनों में डिफरेंस। इसका साइज कैसा होता है, इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज कैसा होगा, छोटा होगा। इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, इससे अलग होगी।
तो क्या हुआ, दोनों के अब ये दो अलग अलग हो गए ना, एक प्रकार का ये हो गया और एक प्रकार का ये हो गया। तो दोनों जब अलग अलग हैं तो इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स यानी जो एटम्स हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। फिर नेक्स्ट क्या बता रहा है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल कम्युनिकेशन। मीन्स क्या बता रहा है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया की क्या है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया की सूक्ष्मतम, कैसी सूक्ष्मतम इकाई होती है, सूक्ष्मतम इकाई होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया की सूक्ष्मतम इकाई होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, अब सूक्ष्मतम इकाई मीन्स क्या, जैसे हमारे क्या हो गया, ये H प्लस H गिव्स आउट H2। तो ये इसने बताया कि इस तरह से H2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। या यूँ कहें हम कि रासायनिक अभिक्रिया की सूक्ष्मतम मीन्स H प्लस सिंपली H प्लस Cl गिव्स आउट HCl। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से इन्होंने बताया कि जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें परमाणु भाग लेते हैं और उस रासायनिक अभिक्रिया की सूक्ष्मतम इकाई कौन होता है, परमाणु होते हैं। हाँ, फिफ्थ पॉइंट क्या था, फिफ्थ पॉइंट, एटम्स कंबाइन विद एटम्स कंबाइन नेक्स्ट क्या है, एटम्स कंबाइन विद ईच अदर इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मीन्स क्या कह रहा है, विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से निश्चित पूर्णांक अनुपात में संयोग कर यौगिक परमाणु या अणु का निर्माण करते हैं। इन्होंने क्या बताया कि जो विभिन्न प्रकार के तत्व के परमाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से निश्चित पूर्णांक या अनुपात में संयोग करते हैं और फिर यौगिक परमाणु या अणु का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है उसके जो सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं एक निश्चित अनुपात में हो। जैसे आपने H2O का देखा, CO2 का देखा कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में, यानी क्या 1:8, या कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 के रेशियो में वो निर्माण तो जुड़ते हैं और फिर अणु का निर्माण करते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एक दूसरे से सर्टेन रेशियो में केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं और उनसे जो सब्सटेंस बनता है उसे क्या कहा गया, कंपाउंड एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्या बता रहा है, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल चेंज। यानी किसी भी रासायनिक अथवा भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप परमाणु को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये किसने बताया, ये डाल्टन्स ने अपने विचार प्रस्तुत किए कि जो किसी पदार्थ बना होता है अति सूक्ष्म कणों से, या जिन अति सूक्ष्म कणों से पदार्थ बना होता है उसको क्या कहा उन्होंने, परमाणु कहा। इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी इनमें कुछ कमी रह गई, कुछ ना कुछ कमियां रहेगी और उसी कमी को फिर बाद में एक्सपेरिमेंट करके दूर किया गया। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स लॉ। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स लॉ। तो ये थे ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। क्या बताया कि डाल्टन्स थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। मीन्स ये रासायनिक संयोग, डाल्टन सिद्धांत की कमियों में क्या जो है बताया गया, इसकी एक कमियां क्या रह गई, इसमें बताया गया कि डाल्टन थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। मीन्स रासायनिक संयोग के नियम को डाल्टन थ्योरी नहीं बता पाया कि कैसे परमाणु या स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से रासायनिक संयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या बताया, डाल्टन्स कुड नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसियस वैल्यू, मीन्स गेलुसाक लॉ। मीन्स इसमें क्या बताया कि गेलुसाक लॉ का एक्सप्लेन करने में ये असफल रहा। क्यों असफल रहा, इसमें ये नहीं बता पाया कि जो उसके रिएक्टिंग स्पीसीज और प्रोडक्ट का वॉल्यूम एक सर्टेन रेशियो में मिलता है, वो कैसे मिलता है, इसको बताने में वो कैसा फेल होगा। नेक्स्ट क्या, इट फेल्स टू टेल्स अबाउट व्हाई द एटम्स आर अपियर इन फ्री स्टेट। क्या बताएगा कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते परमाणु स्वतंत्र अवस्था में, इसको डाल्टन बताने में फेल रहा। तो ये कमियां हो गई।
नेक्स्ट क्या है, इट फेल्स टू टेल्स अबाउट दैट हाउ द एटम्स आर बाइंड इन अ मॉलिक्यूल्स। इससे भी नहीं बता पाया कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स जुड़े होते हैं या एटम्स से मिलकर के जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, उन एटम्स के बीच किस प्रकार का फोर्स लगता है जिसके द्वारा वो क्या होते हैं, वह आपस में बंधे होते हैं, एक दूसरे से जुड़ करके मॉलिक्यूल्स का निर्माण किस प्रकार के फोर्स के द्वारा करते हैं, ये बताने में फेल रहा। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे किसके, डाल्टन्स के, जिसके कारण उनकी थ्योरी क्या हो गई, फेल हुई। उनकी थ्योरी क्या हो गई, फेल हुई। ठीक है, अब चूंकि अब वर्तमान में क्या स्थिति, प्रेजेंट टाइम में डाल्टन्स लॉ की क्या स्थिति है। अब प्रेजेंट टाइम में डाल्टन्स लॉ की चूंकि देखिए लगभग 18th सेंचुरी मीन्स आप कह सकते हैं कि नियर अबाउट 80 to 90 ईयर्स इनकी थ्योरी सर्वमान रहा। इनकी थ्योरी कैसी हो, सब लोगों ने माना उसको और उसका स्टडी किया। फिर क्या हुआ, जब 1896 में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, इसके बाद प्रोटॉन की खोज हुई, फिर न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो ये क्या बताया गया कि नहीं, क्या होता है, एटम्स जो होते हैं वो डिविजिबल होते हैं, एटम्स को हम काट सकते हैं, और एटम्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इनकी थ्योरी डेवलप होने के बाद डाल्टन की थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई, और फिर ये बताया गया कि नहीं, एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नहीं होता है। ठीक है, करंट पोजीशन, करंट पोजीशंस ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन्स थ्योरी। फर्स्ट क्या, एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, जी हाँ। तो करंट पोजीशन ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, फर्स्ट क्या बताया कि एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और मैटर व्हिच डू नॉट ऑकर्स इन फ्री स्टेट। इन्होंने क्या बताया कि एटम्स क्या होता है, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्म पार्टिकल होता है, कण होता है, जो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो यहाँ पर बताया गया करंट वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्या होता है कि दोज एटम्स which atomic weight are different in different element are called isotopes। मीन्स क्या होता है कि वह एटम्स जिसके परमाणु भार डिफरेंट परमाणु में डिफरेंट होते हैं, भिन्न परमाणु में भिन्न होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं, उसे क्या कहा गया, उन्होंने समस्थानिक कहा। जबकि जिसका परमाणु भार क्या होता है, भिन्न परमाणु में क्या समान होता है, उसे क्या कहा उन्होंने, संभारिक कहा। जैसे कि हम ले सकते हैं किसको, कार्बन। अब कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, ये क्या है, ये संभारिक है। क्या संभारिक, बिकॉज इन दिस एलिमेंट द नंबर ऑफ protons or you can say number of their atomic number will be same, in this case their atomic number will be same, इसलिए इसको क्या कहा गया कि ये आइसो बार कहलाते हैं। जिनका एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है उसको आइसोटोप कहते हैं, और जिसका एटॉमिक वेट सेम होता है उसको क्या कहा गया, आइसो बार। तो ये तो कैसे हैं, ये आइसो बार है, ये कैसे हैं, आइसो बार। बट इसी को हम कार्बन 14 ले लें, कार्बन 12 ले लें, ये क्या होंगे, ये हमारे क्या हो जाते हैं, आइसोटोप। क्या होते हैं ये, आइसोटोप्स मीन्स समस्थानिक है ये, और ये क्या है, संभारिक। जिसका परमाणु भार समान वो क्या होते हैं, संभारिक, और जिसका परमाणु भार भिन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो ये आगे भी पढ़ाया जाएगा इसके बाद। फिर क्या, एटम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के परमाणु क्या होते हैं, सूक्ष्म इकाई होते हैं। मीन्स परमाणु अति सूक्ष्म, क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अति सूक्ष्म पार्टिकल्स होता है या कण होता है, जिससे कोई रासायनिक अभिक्रिया
पूर्ण होती है। तो ये था डाल्टन्स थ्योरी, जिसका हमने उनके क्या विचार थे उसको देखा, उनमें क्या कमी थी उसको देखा, और फिर वर्तमान स्थिति में डाल्टन्स रूल को, डाल्टन्स थ्योरी को कैसे फॉलो किया जा रहा है इसको हमने देखा। अब इसी में आया एटम्स आया, मॉलिक्यूल्स आया, तो हम थोड़ा एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में भी जानते हैं कि एटम्स क्या है और एटम्स क्या होता है। एटम्स किसे कहते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट particles of the element is called atoms, is called atoms। तो the smallest particles, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, F, ये क्या होते हैं? ये एटम्स होते हैं। ये सब क्या है? एटम्स हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट मे आर मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एन एटम्स। फॉर एग्जांपल क्या? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या होते हैं? ये मोनो एटॉमिक फॉर्म हम इसको कहते हैं कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ठीक है, बहुत सारे सभी जितने भी आपके पीरियड टेबल में जो भी पढ़ेंगे सब क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। और वो क्या होते हैं? वो एलिमेंट का क्या जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? एटम्स कहते हैं। तो एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट मे आर मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एन एटम्स। ठीक, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता उसे हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं या परमाणु कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन थे। फिर नेक्स्ट क्या हमारा क्या आता है? मॉलिक्यूल्स आता है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। मॉलिक्यूल क्या? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। क्यों कहा गया? क्योंकि डाल्टन्स की थ्योरी फेल होने के बाद ये बताया गया कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में ये पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। तो इसको नहीं माना गया, ये माना गया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो उसमें मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं और मॉलिक्यूल्स रासायनिक अभिक्रिया को या केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स पार्टिकल H2, O2, Cl2, H2O, NH3 एक्सेट्रा, ये क्या है? ये सब मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। मीन्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल्स। अर्थात सब्सटेंस का वह, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो कैसे होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, उसे क्या कहा गया? मॉलिक्यूल्स कहा गया। या स्वतंत्र अवस्था में रहने के लिए उपयुक्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स या अणु कहते हैं। ठीक है, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहने के लिए उपयुक्त होता है उसे अणु कहा गया। जैसे H2, Cl2, O2, Cl2, H2O, NH3, HBr, HI, बहुत सारे कंपाउंड्स आपको मिलेंगे जो क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो ये हमारा क्या था? क्या? एटॉमिक मास, परमाणु भार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? परमाणु भार। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास of an atomic mass of an element is defined as the average relative mass of an atoms of an element of compared to the mass of an
atoms of carbon 12 taken as carbon 12 या taken as 12 मीन्स क्या कर रहा है कि अर्थात किसी तत्व का आपेक्षिक परमाणु भार उस तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान तथा कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 के अनुपात के बराबर होता है। 1/12 के अनुपात के बराबर होता है, जिसको इस हम फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एटॉमिक मास इक्वल मास ऑफ एन एटम्स अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम्स, मास ऑफ कार्बन एटम्स। तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से किसी भी एटम्स का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि मास ऑफ एन एटम्स डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, आइए हम लोग इस पर एक एग्जांपल देखते हैं, शायद समझ में आया होगा कि क्या है कि किसी तत्व का आपेक्षिक परमाणु भार उस तत्व के एक परमाणु, जिस तत्व का हमको क्या करना है, जिस तत्व का हमको परमाणु भार ज्ञात करना है उसके एक परमाणु को लेते हैं और फिर क्या लेते हैं कार्बन 12 के मास को किसके 1/12 मास से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो जो वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा वह उस एटम्स का एटॉमिक मास हमको फाइंड आउट हो जाएगा। आइए हम लोग लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, क्या लेते हैं हाइड्रोजन। हमको क्या निकालना, इससे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमको फाइंड आउट करना है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें अगर फाइंड आउट करना है तो हम इसी फार्मूले को क्या करेंगे अप्लाई करेंगे कि मास ऑफ एन एटम्स। अब हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल एटॉमिक मास ऑफ एन एटम्स, मीन्स कि एटॉमिक मास ऑफ एन हाइड्रोजन इक्वल कितना 1.008 बाई 1/12 और मास ऑफ कार्बन एटम कितना होता है 12 होता है इंटू 12, तो 12 इंटू 12 कट गया, कितना आ जाएगा इक्वल 1.008। तो ये क्या है एटॉमिक मास यूनिट, क्या गया 1.008 एटॉमिक मास यूनिट किसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना आ गया 1.008। इसी प्रकार से हम एक ऑक्सीजन को ले लें, किसको ऑक्सीजन को इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल क्या हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16 अपॉन 1/12 इंटू कार्बन 12, तो 12 कट जाएंगे 16 एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या एक इकाई है, यूनिट है, जिसको हालांकि अब सिर्फ यू से ही लिखा जाता है, ठीक है, बट एटॉमिक मास यूनिट। इस तरह से हम क्या करते हैं किसी भी एटम्स के एटॉमिक मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ले सकते हैं, क्लोरीन ले ले, क्या होता है क्लोरीन का एटॉमिक मास ऑफ Cl, तो क्या होता है मास ऑफ क्लोरीन 35.5 अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12, तो मास ऑफ कार्बन 12 कितना होता है 12 होता है, 12 क्या जाएगा कट जाएंगे, कितना जाएगा 35.5 एटॉमिक मास यूनिट किसका मिल गया है हमें क्लोरीन का मिल जाएगा। और किसी का सोडियम Na कितना होता है क्या एटॉमिक मास ऑफ Na इक्वल क्या हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, मास ऑफ सोडियम अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ फार्मूला ही लगाए मास ऑफ कार्बन, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ सोडियम कितना 23 अपॉन 1/12 इंटू 12 इक्वल क्या हो जाएगा 23 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हो गया, और इस तरह से हम किसी मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक मास कंसीडर कर सकते हैं। अब हमारे कहता है ग्राम एटॉमिक मास,
क्या आता है, ग्राम एटॉमिक मास। इसी एटॉमिक मास यूनिट को जब हम किस में लिख देते हैं, ग्राम में लिख देते हैं। जैसे इसका कितना है 35.5 एटॉमिक मास, तो इसी को हम क्या लिख दें 35.5 ग्राम। तो ये क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास। इसको किस में लिख दें, इसको हम 23 ग्राम। तो क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स और एटम्स। सिंपल है, हम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास में कोई डिफरेंस हमें यहाँ कुछ अलग से नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, उसी को हमें ग्राम में रिप्रेजेंट कर देना है। जो एटॉमिक मास किसी भी रियल मॉलिक्यूल एटम्स का होता है, रियल एटम्स का एटॉमिक मास जो होता है उसी को हम किस में, ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, तो आज का बस इतना ही।